और अब बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां सीएम सिद्धारमैया 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आज वो बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंगलवार को दिन भर कांग्रेस आलाकमान के साथ कर्नाटक के नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। हालांकि पार्टी उनकी सम्मानजनक विदाई के तहत उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। साथ ही भविष्य में उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि कर्नाटक का अगला सीएम डीके शिवकुमार ही होंगे या कोई और भी हो सकता है। इसे लेकर पार्टी की तरफ से कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। क्या सिद्धारमैया देंगे सीएम पद से इस्तीफा? क्या डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के अगले सीएम? क्या कर्नाटक का सियासी संकट सुलझ गया? कर्नाटक में कांग्रेस का सियासी संकट सुलझता दिख रहा है। सीएम सिद्धारमैया 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने से पहले सिद्धारमैया आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें वो कर्नाटक की जनता के सामने अपनी बातें रखेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया 28 मई को अपने आवास पर कैबिनेट के लिए ब्रेकफास्ट मीटिंग की मेजबानी करेंगे। मंगलवार को दिन भर कांग्रेस के सीनियर नेता दिल्ली में कर्नाटक को लेकर मंथन करते रहे। बैठकों का दौर चलता रहा। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, राज्य के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 6 घंटे की मैराथन मीटिंग की। हालांकि बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मीटिंग में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर बात हुई, बाकी बातें अफवाह है। Today entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all. Today we discussed about the Rajya Sabha seats and the council seats of Karnataka. The candidates of Rajya Sabha and council seats of Karnataka will be announced along with the other seats like Chhattisgarh, like Madhya Pradesh and Rajasthan and Jharkhand, like the states. वेणुगोपाल के बयान देने के बाद खबर आई कि बैठक में कांग्रेस आलाकमान ने सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि पार्टी सीएम पद से उनका सम्मानजनक विदाई करना चाहती है, इसलिए उन्हें राज्यसभा भेजने, भविष्य में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने और दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने का वादा किया गया है। लेकिन सिद्धारमैया ने फिलहाल इस पर हाँ नहीं कहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि सिद्धारमैया पार्टी का प्रमुख ओबीसी चेहरा बनकर राष्ट्रीय स्तर पर उभरे। अगर उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया तो पार्टी नेतृत्व उनकी बाकी चिंताओं का ख्याल रखेगी। कांग्रेस पार्टी एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट सिद्धारमैया को देना चाहती है। एक तो वो ओबीसी समाज से आते हैं, दूसरा एक बहुत वेटरन चेहरा है और कांग्रेस पार्टी ने पिछले जो उनके अनुभव हैं उसमें देखा है कि चीफ मिनिस्टर्स को जब भी डिसरिस्पेक्टफुल विदाई दी है उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को चुनावी हार से झेलना पड़ा है। लिहाजा एक ओबीसी चेहरे को, कर्नाटक के बड़े चेहरे को एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राज्यसभा में लाकर दी जा सकती है। और ये इस तरह की एक जरूर चर्चा है कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाया जाए। कर्नाटक में बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच राज्य कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला आज बेंगलुरु पहुंचेंगे। उन्हें राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए पैनल तैयार करने को कहा गया है। वे दोनों चुनावों के लिए सभी कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए पैनल तैयार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को अभी तक न तो सीएलपी बैठक बुलाने को कहा गया है, न ही सिद्धारमैया का इस्तीफा लेने को, और न ही डीके शिवकुमार को सीएम बनने की सूचना देने को कहा गया है। कर्नाटक में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। डीके शिवकुमार के समर्थक विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल की डील हुई थी, लेकिन सिद्धारमैया समर्थक इसे नकारते आए हैं। अगला विधानसभा चुनाव अब 2028 में होना है, तब सिद्धारमैया 80 साल के हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि चेहरा बदलकर पार्टी सत्ता विरोधी लहर को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन पार्टी नेतृत्व सिद्धारमैया को भरोसे में लेकर ही कोई कदम उठाना चाहता है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं। ममता के खिलाफ सिलीगुड़ी में
साइबर थाने में एक शिकायत दर्ज हुई। इस शिकायत में ममता बनर्जी पर सनातन को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। ये शिकायत अधिवक्ता रिंकी चटर्जी के जरिए लगाई गई। शिकायत में दावा किया गया कि ममता बनर्जी के बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ये समाज में तनाव पैदा कर सकता है। ममता पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद के कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। विवाद उस बयान को लेकर है जिसमें गंदा धर्म जैसे शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। और आज सुबह की एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार के साइड इफेक्ट्स अब और दिखाई दे रहे हैं। जिन इलाकों को टीएमसी का गढ़ माना जाता था वहां से करीब 100 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच मंगलवार को काकोली घोष समेत पार्टी के 6 विधायकों ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के प्रशासनिक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। काकोली घोष के अलावा बैठक में दे गंगा से टीएमसी विधायक अनीसुर रहमान बिस्वास, स्वरूप नगर की बीना मंडल, हरोआ के मोहम्मद अब्दुल मतीन और बशीरहाट के 3 विधायक भी शामिल हुए। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाले बैरकपुर, भटपारा, कांचरपाड़ा, हलीसर और गारुलिया समेत कई नगरपालिकाओं के पार्षद सामूहिक तौर पर इस्तीफा भी दे चुके हैं। ज्यादातर पार्षदों ने विधानसभा में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। कई नगरपालिकाओं ने वित्तीय अनियमितता के आरोप भी उन पर लगे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद टीएमसी में अब जाहिर है असंतोष का माहौल है। कई नेताओं ने इस हार के लिए डायमंड हार्बर के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और आईपैक को जिम्मेदार बताया। डायमंड हार्बर में 16 सदस्यों वाली नगरपालिका से 8 तृणमूल पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इनके साथ ही सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में शामिल होकर विद्रोह का एक बिगुल फूंक दिया है। काकोली घोष ने 3 दिन पहले जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की लाइनें लगनी शुरू हुई हैं। मंगलवार सुबह से नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी लोगों की लाइन लगी है। बांग्लादेशी अवैध तरीके से बंगाल में घुसे लोग अब खुद ही वापस जाने के लिए बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर रही है। वहीं बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर बने बफर जोन तक इनको पहुंचा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में मंगलवार सुबह से सैकड़ों की तादाद में लोग वापसी के इंतजार में हैं। बीएसएफ इन लोगों की पहचान पुख्ता कर रही है, इसीलिए पहले अथॉरिटीज से बात की जा रही है। पहचान और कागजी कार्रवाई के बाद इन लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद अपना सामान समेटकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। शुभेंदु सरकार की तरफ से ऑर्डर क्लियर है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठियों को जेल न भेजकर होल्डिंग सेंटर्स में पहुंचाया जाए। जो घुसपैठिए खुद ब खुद अपने देश वापस लौट रहे हैं उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा, लेकिन जो घुसपैठिए छिपे हैं उन्हें खोज कर होल्डिंग सेंटर्स में डाला जाएगा। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है मैं देखा था, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। ये तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना की हैं, जहां पुलिस ने घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले किया। अब बीएसएफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बांग्लादेश अथॉरिटीज से बात करेगी। घुसपैठियों की पहचान कंफर्म की जाएगी। इसके बाद उन्हें औपचारिक तौर पर बांग्लादेश के हवाले किया जाएगा। इस दौरान घुसपैठियों को बफर जोन में रखा जाएगा। मंगलवार सुबह से यहां पर जमा हुए लोगों का कहना है कि अब उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। बांग्लादेश से आए थे। कब
आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। बांग्लादेश से। बांग्लादेश में कहाँ पर? सातक्षीरा। सातक्षीरा। हाँ। सामने ही है। हाँ। तो कैसे आए थे यहाँ पर? ब्लैक एसलम। ब्लैक में? हाँ। मतलब कैसे? जैसे नदी है ना, साथी एसलम। नदी पार करते हुए? हाँ। नदी में तैरते हुए? हाँ। कोई दलाल? 20-25 हजार। 20,000 रुपये देना पड़ा? हाँ। किसको देना पड़ा? দালাল কো। বিজেপি সরকার হওয়াতে কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে, কি মনে হয়? ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে সেটা ইন্ডিয়ার নাগরিক, হ্যাঁ নাগরিকরা বুঝবে। তৃণমূলের সরকারে ভালো ছিল? হ্যাঁ মোটামুটি ভালো ছিলাম। আচ্ছা, কেউ ধরপাকড় করতো না? করতো না তেমন, আচ্ছা। করেনি ভুল কিন্তু এতটাও না। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सभी 23 जिलों के डीएम को अपने अपने जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। इसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को समझ आ गया है कि अब भारत में रहना मुश्किल है, इसलिए मंगलवार सुबह से नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की लाइन लग गई। पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर यहाँ पर काफी सारे बांग्लादेशी इकट्ठे हुए हैं जो पिछले कई सालों में बांग्लादेश से काम के तलाश में भारत में आए थे और भारत में गैर कानूनी तरीके से वो रहते थे। सीमा पार करते हुए वो गैर कानूनी तरीके से वो भारत आए थे। बॉर्डर में किसी ने पैसा दिया था, किसी दलाल को, और किसी ने छुपके से बॉर्डर पार करते हुए भारत आ पहुंचे थे और पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे। अब जब एसआईआर का प्रक्रिया में डिटेक्ट के साथ साथ डिलीट हो चुका है और अभी डिपोर्ट का जो समय चल रहा है, तो इसी बीच जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से शेल्टर बनाया गया है, तो उस शेल्टर में ना पहुंच पाए, उसके कारण से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बांग्लादेशी जितने भी आए थे घुसपैठी वो वापस अपने देश यानी बांग्लादेश जाने के लिए इस समय बॉर्डर एरिया में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा बांग्लादेशी जो अलग अलग समय पे भारत में आए थे वो वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के बाद अब मालदा के इंग्लिश बाजार टाउन में बना पहला होल्डिंग सेंटर देखिए, जो पूरी तरह एक्टिव हो गया है। 12 घुसपैठियों को इस होल्डिंग सेंटर में पहुंचा दिया गया है। जिस बिल्डिंग को होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया गया है वहां पर कड़ी सुरक्षा है, पुलिस की तैनाती है, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। 3 शिफ्टों में वॉलंटियर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। मालदा के अलावा मुर्शिदाबाद में भी होल्डिंग सेंटर एक्टिव हो गया है। मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 70% तक है, इसलिए इन जिलों में घुसपैठिए आसानी से छप जाते हैं। एसआईआर के दौरान इन्हीं 2 जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर्स मिले, इसलिए सबसे पहले मालदा और मुर्शिदाबाद के होल्डिंग सेंटर्स शुरू किए गए। मुर्शिदाबाद वाले सेंटर में फिलहाल 3 बांग्लादेशियों को रखा गया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश की, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें बांग्लादेश भेजने की तैयारी है। बॉर्डर से लेकर होल्डिंग सेंटर तक बांग्लादेशी घुसपैठियों की कतार लगी है, लेकिन तीखे तेवरों वाली ममता बनर्जी ने एकदम चुप्पी साध ली है। उनकी पार्टी भी खामोश है। हुमायूं कबीर जैसे नेता भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का विरोध करते थे, लेकिन अब उनके तेवर भी ढीले पड़ गए हैं। मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में ऐलान किया, जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो 100 साल से मेरा जो भारत का नागरिक है, मेरा इंडियन सिटीजन है। देश में घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव पर केंद्र सरकार अलर्ट है। गृहमंत्री अमित शाह पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। पीएम मोदी ने पिछले साल लाल किले से हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। अब उस घोषणा पर अमल हुआ है। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें रिटायर IAS दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर IPS बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट शमिका रवि मेंबर है।
गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी को इस कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। इस कमेटी में जनगणना आयुक्त को भी जगह दी गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीएसएफ को घुसपैठ को रोकना है, उसके साथ साथ जो घुसपैठिए सरहद के आसपास के इलाकों में हैं, उन्हें भी तलाश करना है। यूपी के लखनऊ से भोपाल की ट्विशा शर्मा जैसा केस सामने आया, जहां नवविवाहिता श्वेता सिंह की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ससुराल पक्ष ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को मार दिया गया। ये मामला ठाकुरगंज इलाके का है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना से कुछ देर पहले उनकी श्वेता से बातचीत हुई थी। श्वेता की मां अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में उसने थोड़ी देर में अस्पताल पहुंचने की बात कही थी, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। श्वेता के परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए बेरहमी से प्रताड़ित करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। श्वेता की सास और देवर इस घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लखनऊ में भी ट्विशा जैसी डेथ मिस्ट्री। मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। उन लोगों ने दहेज के लिए मारा। उनकी सास, सब लोग उसको 2-3 महीने से बहुत पैटर करते थे, बहुत टॉर्चर करते, मानसिक टॉर्चर उसको इतना ज्यादा कर दिया। कार की मांग, दहेज के दानवों ने फिर ले ली एक और बेटी की जान। अपने से औकात से ज्यादा हमने अपनी बहन की शादी की। हर एक चीज मैंने अपने हाथों से सजाई थी उसकी। मुझे नहीं पता था 6 महीने बाद, अभी उसका फोटो एल्बम भी नहीं आया, दीवार पे लगने वाला। उसके हार की फोटो मंगाई मैंने, शादी की नहीं लगाई, बन के नहीं आ पाया फोटो फ्रेम उसका। जगह अलग अलग है, लेकिन घटनाएं एक जैसी हैं, आरोप एक जैसे हैं, डिमांड एक जैसी है। किसी की शादी को 5 महीने हुए थे, किसी को 6 महीने, तो किसी को 1 साल। भोपाल से लेकर ग्रेटर नोएडा और लखनऊ तक बहुओं की मौत मिस्ट्री बनी हुई है और आरोप सब में एक ही है, दहेज की चाहत। ताजा मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां ठाकुरगंज इलाके में 29 वर्षीय नवविवाहिता श्वेता सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। श्वेता की शादी 6 महीने पहले 22 नवंबर 2025 को भूपेंद्र प्रताप सिंह से हुई थी और 25 मई 2026 को ससुराल में उसका शव फंदे से लटका मिला। श्वेता के ससुराल वालों ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन मायके वालों का आरोप है कि ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि दहेज के लालच में रची गई एक सोची समझी साजिश है। कल दीदी से बात हुई तो कही थी मैं नहाने जा रही हूँ। दीदी नहा धो के तैयार हो के आऊंगी। जैसे स्ट्रेचर पे आई वो वैसे ही बाल उसके गीले थे, पानी टपक रहा था उसके बालों से। कोई कैसे मरेगा अपने आप गीले बाल करके? नहीं मान सकते। क्या शक है आप लोग? मार डाला। मेरी बहन की हत्या की गई इन लोगों ने मिलके। दीदी की बस 11:06 पे बात हुई, उसके बाद 20-25 मिनट के बाद फोन आता है कि पता टाइमिंग पक्की नहीं पता, लमसम 11 बजे कुछ बात। मेरी बहन को लोग ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? वो मिले नहीं, फरार है, नहीं मिली। घर में ताला लगा के भाग गई हैं और पापा और वो दोनों कस्टडी में हैं अभी इस समय। पापा और जो लड़का कस्टडी में है अभी, और उनकी सास ताला लगा के कहाँ चली गई। उनका छोटा लड़का भी कहीं चला गया साथ में, देवर जो उनका था उसको भी साथ में लेके कहीं फरार हो गई। लड़का कह रहा है कि मेरी माँ को इसमें मत घसीटिए, मेरी माँ से मेरी वाइफ की कोई बोलचाल नहीं थी, मेरे माँ बाप को कुछ मत करिए। बताइए, जिसकी बीवी मर गई हो अपने माँ का पक्ष ले रहा है कि सास ने मारा है क्योंकि घर में सास थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि श्वेता को उसके ससुराल वाले रोज दहेज के लिए ताने मारते थे, उसे मेंटली परेशान किया जाता था। श्वेता की विदाई के वक्त भी उसके पति ने दहेज को लेकर बड़ी मांग रखी थी, लेकिन उनका ये लालच खत्म नहीं हुआ और वो रोज नई नई डिमांड रखते थे। श्वेता की मां बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। श्वेता रोजाना अपनी मां के पास अस्पताल आती थी। घटना के दिन भी श्वेता की अपने पिता और बहन से बात हुई थी। ऐसे में घर वालों का कहना है कि अचानक श्वेता फांसी कैसे लगा सकती है।
दहेज दिया, उनकी जो जो मांगती मैं सारी पूरी की। तभी भी शादी जिस दिन विदाई थी उस दिन भी उन लोगों ने दहेज को लेकर लड़ाई कर दी, दहेज उनको कम लगा उन्होंने लड़ाई कर दी। कार की मांग थी, वो बहन से कहलवाते थे, लेकिन मेरी बहन पापा हम लोग की इतनी पापा की मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी डिमांड पूरी कर पाए। अपने से औकात से ज़्यादा हमने अपनी बहन की शादी की, हर एक चीज़ मैंने अपने हाथों से सजाई थी उसकी। मुझे नहीं पता था 6 महीने बाद, अभी उसका फ़ोटो एल्बम भी नहीं आया, दीवार पर लगने वाला उसके हार की फ़ोटो मंगाई मैंने, शादी की नहीं लगाई, बन के नहीं आ पाया फ़ोटो पर हम उसका। अब उसकी सिंगल बनवाएंगे हार चढ़ाने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बहन, कुछ नहीं चाहिए मुझे सरकार, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए अपनी बहन के लिए। क्या डिमांड करते थे, 2 महीने बाद उनकी सास ने प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया था। उसी से कहते थे तुम्हारे घर से डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं आया, तुम्हारे घर से अच्छा नहीं आया, टूटा आया, मिस्त्री को बुलाओ, तुम खाना नहीं बना पाती हो, तुम किस घर की लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए हैं। पूरे मामले की परिस्थितियां भोपाल में हुए चर्चित ट्विशा केस की याद दिलाती हैं। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतका के पति, सास, ससुर और देवर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं ट्विशा शर्मा के मामले की जांच भी हो रही है। सीबीआई हर एंगल से पड़ताल में लगी है। आज सीबीआई की कई लोगों से पूछताछ करने वाली है। 46 फोन नंबर और सीडीआर वाले मामले में भोपाल कोर्ट सीबीआई को डायरी सौंप सकती है और सीबीआई भोपाल पुलिस से आरोपी समर्थ का हैंडओवर भी लेगी। दरअसल सीबीआई ने केस डायरी सही प्रोफॉर्मा में नहीं होने पर नाराजगी जताई। ऐसे में देर रात ही एसआईटी केस डायरी व्यवस्थित तरीके से बनाकर सीबीआई को देने पहुंच गई। इसके अलावा आज इस मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। माना जा रहा है कि अब सीबीआई गिरिबाला सिंह से भी सख्ती से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में और भी कई अहम बातें सामने आ सकती हैं। ऐसे में सीबीआई आरोपी समर्थ के फोन और लैपटॉप को खंगालने में लगी है। अहमदाबाद के कालूपुर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में आरबीआई के करेंसी चेस्ट से हुई चोरी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल इनसाइडर फ्रॉड के मुख्य आरोपी और बैंक के ज्वाइंट कस्टोडियन हर्ष सिद्ध कादियार समेत 3 को गिरफ्तार किया है। हर्ष सिद्ध के पास से पुलिस ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए कैश रिकवर किए। बाकी पैसे आरोपी ने कहां खर्च किए, इतनी बड़ी चोरी में उसने और किन लोगों की मदद ली, इसे लेकर पूछताछ चल रही है। आरोपी हर्ष सिद्ध 27 मई तक पुलिस रिमांड में है। अहमदाबाद के इसी बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की जो ब्रांच है, गांधी रोड ब्रांच, यहाँ पे आरबीआई के करेंसी चेस्ट में से 8.70 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं जनवरी के महीने में, लेकिन 4 महीने तक इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये नोट गायब किए होते हैं वो इसी बैंक में पिछले 15 साल से जॉइंट कस्टोडियन है। हर्षित कड़िया नाम का आरोपी इसी बैंक में पिछले 15 सालों से जॉइंट कस्टोडियन के तौर पर काम कर रहा था इसी करेंसी चेस्ट के, इसलिए उस पर सबको विश्वास भी था और उसने एक योजना बनाई जिसके तहत एक स्क्रैप का जो सामान है उसे डिस्पोज करने के बहाने 13 जनवरी को, इसी साल 13 जनवरी को वो 8.70 करोड़ रुपए इसी बैंक में से उसने चंपत कर दिए 2 जो लोडर्स थे उनके साथ मिल करके। और उसके बाद वो करीब 90 दिनों तक बैंक में नॉर्मल रूटीन ड्यूटी करता रहा, सारे अकाउंट्स अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहा ताकि किसी को पता ना चले। उसे ये अंदेशा था कि 90 दिनों के बाद सारे सीसीटीवी फुटेज भी इरेज हो जाएंगे और वो छुट्टी लेकर के गायब हो जाएगा, तो किसी को ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कौन ले गया। लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी जो होता है, चोर जो होता है, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, कोई ना कोई मिसिंग लिंक होती है। इस केस में जो असली लिंक थी वो था इस बैंक में लगे हुए मोशन कैमरा, जिसके बारे में उसे आइडिया नहीं था। वो अपने और कॉन्फिडेंस के तहत ये समझता रहा कि उन मोशन कैमराज में से भी सारे फुटेज जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन मोशन कैमरा के फुटेज इंटैक्ट थे, जिसकी वजह से ये पता चल गया कि जो स्क्रैप का बहाना करके उसने सामान बाहर निकाला था वो स्क्रैप नहीं था बल्कि 8.70 करोड़ की करेंसी थी। और क्योंकि वो खुद गायब था और दूसरे लोगों ने जब ऑडिट किया पूरे अकाउंट्स को, तो सारा का सारा भेद जो है वो सामने आ गया और हर्षित कड़िया जो है वो पकड़ा गया इस मामले में। और बाकी के जो 2 आरोपी हैं जो उसके साथ इन्वॉल्व थे वो भी अब पुलिस की कस्टडी में है।
और अब खबर यूपी के मेरठ जिले से है, जहां ब्रह्मपुरी थाना इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर इशू का घर और एक गोदाम को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने मुनादी करवाते हुए करीब 3 करोड़ की संपत्ति सील करवाई। पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र के अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अब खबर छात्रों से जुड़ी हुई, जहां एक और पेपर लीक होने से छात्रों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल नीट के बाद अब AKTU में कंप्यूटर साइंस का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा एग्जाम होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बीटेक 6वें सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस का पेपर लीक हो गया। इस जांच में नोएडा के एक कॉलेज की लापरवाही सामने आई है, जिसे लेकर टीम गठित की गई है। ये पेपर 21 मई को हुआ था और अब दोबारा से ये पेपर 5 जून को होगा। ऐसे में छात्रों में भारी नाराजगी है, गुस्सा है। हालांकि AKTU ने कहा है कि वो अब पेपर प्रणाली को और सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रहा है।